ध्यान से देखो, चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी क्लास 9 का जनसंख्या है। देखिए क्या क्या लिखा हुआ बोर्ड पे। पृथ्वी पर जितने भी चीज पाए जाते हैं ना, सभी का उपयोग कौन करता है? मनुष्य करता है। देखो लिखा है क्या कि समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का क्या है? महत्वपूर्ण योगदान है। किसके विकास में? समाज का विकास में और अर्थव्यवस्था के विकास में किसका योगदान है? मनुष्य का। क्या एक गाय को जरूरत है कि पैसा कमाए? तो ऊंट को जरूरत है, भेड़ को जरूरत है ना? किसी भी चीज को दूसरे को जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसको जरूरत है? मनुष्य को। मानव संसाधन का उपयोग तो करता ही है, साथ ही साथ वे स्वयं में क्या एक संसाधन है। मनुष्य स्वयं में क्या एक संसाधन है। मनुष्य को संसाधन कौन बनाता है? तो मानव को संसाधन उसकी कौशल शक्ति, मानसिक शक्ति, शिक्षा, स्वस्थ क्या करती है? उसे संसाधन बनाती है। अन्यथा एक पागल, एक अनपढ़, ये सब संसाधन बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। देखो टॉपिक्स लिखे जनगणना। क्या लिखे? जनगणना। एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या के आधिकारिक गणना क्या कहलाती है? जनगणना कहलाती है। अर्थात क्या बोला गया कि समय अंतराल 10-10 साल में भारत में जनगणना होता है। कितने साल में? 10-10 साल के अंतराल में। तो जो वो क्या है, निश्चित समय अंतराल में जो जनगणना होती है, गणना होती है, उसे क्या कहा गया? जनगणना। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 में। ये संपूर्ण जनगणना नहीं था। 1872 में जो जनगणना किया गया था वो संपूर्ण जनगणना था क्या? नहीं था। सही प्रकार से 1881 ईस्वी से जनगणना की क्या की गई? शुरुआत की गई। और इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना किया जा रहा है। फिर देखो ये पॉइंट जनगणना का यहाँ से ही तक था। फिर अगला पॉइंट है, कोई भी वस्तु तब तक संसाधन नहीं होता है जब तक वह किसी भी चीज के लिए उपयोगी ना हो जाए। जैसे एक मार्कर को ले जाकर के हम एक मजदूर को दे दें, तो मजदूर मार्कर से कुछ कर सकता है क्या? नहीं ना कर सकता। और जब काम नहीं कर सकता है तो मजदूर के लिए वो मार्कर संसाधन है क्या? है। तो वही लिखा है कि जब तक उपयोग में ना आवे वह वस्तु संसाधन नहीं होता है। सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या का एक आधारित तत्व है। सामाजिक अध्ययन में जब हम लोग पढ़ेंगे जनगणना के बारे में, तो आधार कौन, किसका पढ़ेंगे? तो जनसंख्या को पढ़ेंगे। संसाधन, आपदा एवं विनाश किससे संबंधित है? तो केवल और केवल मनुष्य के लिए है। दूसरे और किसी भी जानवर के लिए संसाधन या फिर आपदा या विनाश कोई महत्वपूर्ण होता है क्या? नहीं होता है। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन करता है तथा मानव ही पृथ्वी के संसाधनों का क्या? उपभोग भी करता है। फिर देखो जनसंख्या के आकार एवं वितरण। जनसंख्या के आकार एवं क्या? वितरण। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना था? 121 करोड़। कितना था? 121 करोड़ या फिर 12,106 लाख थी, है ना? जो कि विश्व के कुल जनसंख्या का कितना परसेंट था? 17.5%। कितना था? ये सब क्वेश्चन, सब ये टॉपिक्स वर्ड एक करके याद रखेंगे। जैसे भारत की जनसंख्या कितना है? 121 करोड़। 2011-2021 की जनगणना नहीं पढ़ पाएंगे हम लोग। फिर देखो भारत का क्षेत्रफल कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भूमि का कितना है? 2.42% है। 2011 के जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या कितना? 19.90 करोड़ या फिर 1990 लाख। तथा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सिक्किम है, जिसकी जनसंख्या मात्र कितना है? 6 लाख है। कितनी है? 6 लाख है। टॉपिक देखो क्या क्या लिखा हुआ है, फिर लिखना। तो लिखा हुआ है कि भारत की आधी आबादी केवल कितने राज्यों में निवास करती है? 5 राज्यों में। कौन कौन सा राज्य है ऐसा? तो देखो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और क्या? आंध्र प्रदेश। ऐसे जो 5 राज्य हैं जिसमें जनसंख्या क्या है? बहुत अधिक है। यानी भारत की जितनी जनसंख्या है उसका 50% जनसंख्या इन कितने? 5 राज्यों में। फिर देखो एगो लिखा है क्वेश्चन कि भारत में जनसंख्या वितरण असमान क्यों है? सवाल पूछा है कि भारत में जनसंख्या वितरण असमान क्यों है, एक जैसा हर एक जगह क्यों नहीं है? तो इसके पीछे क्या रीजन है कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो एक जैसा है क्या? है नहीं। पीने का पानी हर एक जगह उपलब्ध है क्या? नहीं है। रहने योग्य भूमि हर जगह है क्या?
नहीं है। कृषि कार्य करने के लिए भूमि नहीं है। ये सब जितने भी क्षेत्र हैं अनुकूल जलवायु है क्या? नहीं है। कहीं बरसात हो रहा है तो कहीं बरसात नहीं हो रहा है, कहीं बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है तो कहीं बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है, जिसके कारण से हर एक जगह क्या एक जैसा है क्या? नहीं है। और इसलिए भारत में क्या है, जनसंख्या वितरण क्या है, असमान है। फिर देखो पूछा है अगला पॉइंट कि घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण, किसके आधार पर? घनत्व के आधार पर भारत में क्या जनसंख्या वितरण। तो देखो टॉपिक है जनसंख्या घनत्व, क्या लिखे? जनसंख्या घनत्व। ये सब याद रखना पड़ेगा। जनसंख्या घनत्व कहते हैं किसको है? तो 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा में जितने लोग रहते हैं वो क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व कहलाता है। वही लिखा है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। फिर लिखा है देखो भारत, ये पूरे विश्व में ना दो ऐसा देश है जो भारत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है। कौन कौन? बांग्लादेश तथा क्या है जापान की जनसंख्या घनत्व क्या है? भारत से अधिक है। बाकी वो जितने भी और भी देश है सबका जनसंख्या घनत्व क्या है? भारत से कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये सब क्वेश्चन याद रखेंगे। बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है? 1102। यहाँ पर है ना 1102 व्यक्ति, 1102 व्यक्ति है। यानी 1 किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहते हैं? 1102 व्यक्ति रहते हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश में कितना है? तो जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना व्यक्ति? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और झारखंड हम लोग जिस राज्य में रहते हैं उसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये भी याद रखेंगे। देखो किस किस राज्य में क्या क्या जनसंख्या घनत्व है, कहां तक है, सो ध्यान से देखेंगे। 1001 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन कौन है? तो 3 राज्य हैं, ये बिहार है, पश्चिम बंगाल और क्या दिल्ली। दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। फिर देखो 751 से 1000 जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन कौन है? तो उत्तर प्रदेश और कौन? केरल है। फिर देखो 501 से 751 जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन? तो तमिलनाडु, हरियाणा और क्या पंजाब है। फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ है, 251 से 500 तक, 251 से कितना 500 तक का जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन कौन है? तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, असम और कौन सा त्रिपुरा है। इसे सब याद रखेंगे, है ना। फिर देखो सबसे 250 से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन कौन है, जहां पर बहुत कम जनसंख्या घनत्व है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और जम्मू कश्मीर भी अब राज्य नहीं रहा है। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है ना, एक जम्मू और दूसरा क्या लद्दाख, है ना। एक क्या इसमें बांट दिया गया है? लद्दाख में। फिर देखो जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या वितरण की प्रक्रिया। तो देखो जनसंख्या एक क्या है? परिवर्तनशील प्रक्रिया है। पढ़ाते वक्त बताए थे कि जनसंख्या हर समय क्या होता है? घटते बढ़ते रहता है। कहीं की जनसंख्या बढ़ा तो कहीं की क्या हो गया? घटा, है ना। यह परिवर्तन 3 कारकों पर निर्भर करता है। किसके किस पर? तो पहला जन्म पर, दूसरा क्या मृत्यु पर और तीसरा किस पर? प्रवास पर निर्भर करता है। फिर अगला टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि। कौन सा? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है कि किसी विशेष अंतराल में किसी देश या राज्य के भीतर निवासियों की संख्या में परिवर्तन से है। अर्थात एक साल में किसी के घर में परिवर्तन हो गया, 10 से 12 हो गए, है ना। या किसी घर में 20 आदमी था तो 20 से 25 आदमी हो गया, तो वो क्या हो गया? जनसंख्या परिवर्तन। तो उसी प्रकार से देश में भी पता चलता है। जनसंख्या परिवर्तन 2 प्रकार से होता है, एक होता है सापेक्ष वृद्धि और दूसरा कौन सा? प्रतिवर्ष होने वाला परिवर्तन। तो देखो सापेक्ष वृद्धि क्या है और प्रतिवर्ष होने वाला परिवर्तन क्या है। देखो सापेक्ष वृद्धि किसे कहते हैं? तो किसी मात्रा में एक निश्चित समय में उसके प्रारंभिक मान के मुकाबले होने वाला परिवर्तन को क्या कहते हैं? सापेक्ष वृद्धि कहते हैं। अर्थात कहीं का समझो गांव की जनसंख्या पहले 1000 था, 10 साल के बाद गांव की जनसंख्या 1500 हो गया, तो वो कैसी वृद्धि हो गई? सापेक्ष वृद्धि हो गई। और दूसरा दिया है प्रतिवर्ष होने वाला परिवर्तन। मतलब इसका है कि एक वर्ष में जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उससे क्या कहा गया? प्रतिवर्ष होने वाला परिवर्तन। जैसे एक गांव की जनसंख्या 1000 थी, अगले साल गांव की जनसंख्या 1050 हो गया,
उसके अगले साल 1080 हो गया, है ना। तो वो परिवर्तन होता है, वो क्या होता है, प्रतिवर्ष होने वाला परिवर्तन होता है। मैंने तब इधर क्या लिखा हुआ है, पहला निरपेक्ष वृद्धि। टॉपिक क्या लिखा हुआ है, निरपेक्ष वृद्धि। निरपेक्ष वृद्धि क्या है, तो देखो पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या में जो घटा देते हैं ना, और घटा करके जो प्राप्त होता है उसे क्या कहा गया, निरपेक्ष वृद्धि या प्राकृतिक वृद्धि भी कहा जाता है। टॉपिक से आगे देखो 1951 में भारत की जनसंख्या कितना था, 36 करोड़। कितना था, 36 करोड़, जो 1961 में बढ़ करके कितना, 43.9 करोड़ हो गया। फिर देखो 2001 में भारत की जनसंख्या कितना था, 102 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़ करके कितना हो गया, 121 करोड़। जब तो 10 साल में कितना जनसंख्या बढ़ा, तो 1.64% क्या हो गया, जनसंख्या बढ़ा। फिर देखो जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की क्या प्रक्रिया, जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन की क्या प्रक्रिया उसको देखेंगे। तो जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन के 3 मुख्य संक्रियाएं। कितने संक्रियाएं, 3। कौन, जन्म दर, मृत्यु दर और क्या, प्रवास। पहला देखो इसमें एक और टॉपिक लिख दिया, प्राकृतिक वृद्धि दर। जन्म दर एवं मृत्यु दर के अंतर जनसंख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। ये समझ में आया, जन्म दर एवं मृत्यु दर के अंतर को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। फिर देखो जन्म दर आया, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में से जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है क्या कहलाता है, जन्म दर कहलाता है। भारत में जन्म दर मृत्यु दर से क्या है, अधिक है, इसीलिए भारत की जनसंख्या क्या हो रहा है, बढ़ता है। फिर देखो टॉपिक से मृत्यु दर, टॉपिक कौन है, मृत्यु दर। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में से मरने की संख्या को क्या कहा जाता है, मृत्यु दर। तीनों चीज समझना पड़ेगा। जन्म दर किसे कहा गया, तो 1000 आदमी जितना जीवित है उसमें से जो बच्चे जीवित हुए, जन्म हुआ, उसको क्या कहा गया, जन्म दर। और 1000 में से जितने मर गए वो क्या कहलाता है, मृत्यु दर कहलाता है। फिर देखो नोट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, जब जन्म दर कम और मृत्यु दर अधिक हो, क्या हो, जब जन्म दर क्या हो, कम हो, यानी बच्चे की जन्म लेने की संख्या कम हो और मरने की संख्या ज्यादा हो, तो क्या हो जाएगा, जनसंख्या में कमी आ जाएगी। फिर देखो क्या लिखा है, जब जन्म दर अधिक हो और मृत्यु दर क्या हो, कम हो। जन्म दर क्या हो, अधिक हो और मृत्यु दर क्या हो, कम हो, तो जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी। यानी बच्चे की जन्म लेने की संख्या अधिक है और मरने की संख्या क्या, कम है, तो क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगा। और तीसरा पॉइंट लिखें क्या, ध्यान से देखो, जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर हो तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी जितने बच्चे का जन्म लिया जा हो रहा है और उतने ही बुजुर्ग लोग क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो क्या होता है, कोई जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर अगला है प्रवास। प्रवास किसे कहते हैं, तो प्रवास लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। यहाँ से उठ करके दूसरे क्षेत्र में चले जाना क्या कहलाता है, प्रवास। प्रवास देश के अंदर या देश के बाहर भी हो सकता है। लोग एक देश से दूसरे देश भी चले जाते हैं, या देश के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी एक राज्य से कहां पर, दूसरे राज्य। देखो भारत में जो अधिकतर प्रवास होता है ना, वो ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, यानी गांव से किधर की ओर होता है, शहर की ओर होता है। क्यों, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक परिभावी है। अपकर्षण कारक मतलब क्या, लोगों को यहाँ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, बेहतर शिक्षा, बेहतर तकनीक या रोजगार की कोई सुविधा गांव में उपलब्ध नहीं होता है। देखो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं है, यानी गांव के क्षेत्रों में गरीबी है, बेरोजगारी है, ये सब क्या है, भरमार पड़ा हुआ है। लोग दिन भर दिन ताश खेल करके, जुआ खेल करके क्या करते हैं, समय बिता देते हैं। फिर देखो नगर क्षेत्र में अभिकर्षण है। नगर क्षेत्र में क्या है, अभिकर्षण है, क्योंकि शहर में रोजगार की सुविधा क्या है, उपलब्ध है। अभिकर्षण मतलब लोग आपको क्या करता है, अपनी ओर खींचना। यहाँ अपकर्षण मतलब धकेलना, और क्या होता है, अभिकर्षण मतलब अपनी ओर खींचना, यानी पुल करना। तो लोगों को शहर जाते हैं लोग क्या, क्योंकि वहां पर रोजगार की सुविधा है, स्वास्थ्य सुविधा अच्छी है ना, शिक्षा की सुविधा अच्छा है। देखो प्रवास क्या करता है, तो प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का क्या है, एक महत्वपूर्ण घटक है। फिर देखो क्या है, तो 1951 में कुल जनसंख्या का मात्र 17.29% नगरीय जनसंख्या थी।
कितना? 1951 में मात्र 17% लोग क्या थे? शहर में रहते थे। लेकिन वही 2011 में बढ़कर कितना हो गया? 31% हो गया। 2001 से 2011 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 थी। 2001 में बड़ा बड़ा जो नगर था वो कितना था? 35 था। अभी 2011 में जो बढ़कर हो गया वो कितना हो गया? 53 हो गया। 2021 में तो और भी बढ़ गया होगा। समझ रहे? चलो देखो क्या लिखा हुआ है अगला टॉपिक, किशोर जनसंख्या। कौन सा? किशोर जनसंख्या। देखो यह भारत के कुल जनसंख्या का कितना है? 5वां भाग है। कहने का मतलब यदि एक गांव में 100 लोग रहते हैं तो 20 लोग क्या है? किशोर है। किशोर का मतलब जिसका उम्र कितना है? 11 साल से कितना? 19 वर्ष तक है। यह भविष्य का सबसे क्या है? महत्वपूर्ण संसाधन है। देखो क्या लिखा हुआ आगे, किशोर के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होता है। इसमें खान पान की देख रेख करना है ना, बच्चों से भी क्या होता है? अधिक जरूरत है। कुपोषण के शिकार से इनका स्वास्थ्य क्या होता है? खराब हो जाता है तथा विकास अवरोधित हो जाता है। देखो आगे टॉपिक लिखा हुआ है, खासकर किशोर एवं किशोरियों को लैंगिक बदलाव के विशेष जानकारी अभिभावकों को अपने अपने बच्चे को देना एकदम कंपलसरी देना चाहिए, ताकि लोग हो जो लैंगिक बदलाव होते शरीर में हार्मोनल बदलाव होता है उसके फायदे या नुकसान को क्या कर पाए? समझ पाए। जानकारी के अभाव के कारण लोगों में क्या होता है? समस्या या उलझन उत्पन्न हो जाता है। फिर देखो टॉपिक है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या है? तो परिवार के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति स्वास्थ्य एवं कल्याण को क्या कर सकता है? सुधारा जा सकता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में लागू किया गया था, है ना। उसमें एक स्लोगन भी आया था कि हम दो हमारे दो। फिर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में एक और भी आया था कि 14 वर्ष से जितने भी कम उम्र के बच्चे हैं सबको क्या किया जाए? निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाए। ये टॉपिक था आपको कौन सा? जनसंख्या का, जो पूर्णतः समाप्त हुआ। ठीक है, चलिए।